बनेगी। ये हम लोगों का जो नोशन एक है कि कहीं 30 सीटों के आसपास रहेगा, मतलब 30 सीटें ऐसी हैं जो आपने कहा कि जो डिसाइड करेंगी, ऐसा मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। लेकिन दो तरफ, एक तरफ कमलनाथ तय है, अगर जीतती है कांग्रेस, कमलनाथ क्लियर कट मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पे उनको घोषित नहीं किया गया है, लेकिन वो अंडरलाइंड है एक तरीके से कि कमलनाथ होंगे। बीजेपी अगर जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान होंगे, इस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शिवराज सिंह के सामने कई ऐसे कद्दावर नेताओं को, और वहाँ भी एक पीढ़ी परिवर्तन की तरफ देखा जा रहा है, इशारा किया जा रहा है। शायद शिवराज सिंह चौहान बार बार जो उनका हाल का बयान आया है बुधनी में, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, इसको भी राजनीतिक पंडित अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो अपनी इनिंग्स वहाँ खेल चुके हैं। बीजेपी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो हो सकता है बीजेपी जीते, लेकिन शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री होंगे, इस पे अभी भी मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं एक कदम आगे जाके कह सकता हूं कि वो शिवराज सिंह चौहान वहां मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ठीक है सुकेश जी, लेकिन अब चुनाव आयोग की अगर हम बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव आयोग हर चुनाव दर चुनाव कोशिश कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े, और आंकड़े बता रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव दागी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने की संख्या बढ़ती जा रही है। ये जो विरोधाभास है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग बड़ी संस्था है, अगर वो कुछ कोशिश कर रही है तो रिजल्ट्स उसके अपोजिट क्यों आ रहा है? इस बार भी बहुत कोशिशें की गई हैं। देखिए, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा लोग लगाते रहे हैं कि क्या ये टूथलेस बॉडी है चुनाव आयोग, क्या वो भी अपने पॉलिटिकल मास्टर्स के दबाव में काम करती है? ये एक बहुत चिंता का विषय रहा। और हाल फिलहाल में जब से एक बार फिर से ये विषय सामने आ गया कि ईवीएम सही है नहीं है, उसको क्या करना चाहिए, उसको उस पर एक सभी पार्टियों की एक राय बननी चाहिए, फिर से आने लगा। एक वर्ग ये कहता है कि बैलेट बॉक्स से चुनाव कराइए। तो ऐसे में चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में रही है। चुनाव आयोग को सिर्फ निष्पक्ष होना ही नहीं है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष दिखना भी चाहिए, ताकि ये जो 140 करोड़ का हमारा देश है उसमें से अगर कुछ खास लोगों को, कुछ व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में है तो दे शुड कम आउट क्लीन। इसलिए बार बार ये जो हमारा चुनाव आयोग है ये दुनिया भर में जाता है, और ये चूँकि इतना बड़ा मुल्क है और यहाँ की डेमोक्रेसी को मजबूत करने में चुनाव आयोग की एक बहुत अहम भूमिका रही है। ऐसे में चुनाव आयोग को अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करने के लिए एक कदम आगे जाकर ये बताना चाहिए कि उनके पास क्या पार्ट्स हैं। अभी हाल फिलहाल में जब घोषणा कर रहे थे मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने एक नई बात कही कि इस बार अगर कोई क्रिमिनल जिसके रिकॉर्ड होंगे उसको 3 बार अखबार में ये देना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा। ये मुझे लगता है ये कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, इससे बहुत ज़्यादा बदलाव होने को नहीं है। इस मूल चरित्र में बदलाव आना होगा और उनको फोर्स करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अंदर कोई रिफॉर्म कर लेंगी ये बड़ा मुश्किल है। वो जिताऊ कैंडिडेट ढूंढती हैं, अगर उनको अभिलाष में जिताऊ उम्मीदवार दिखता है तो अभिलाष को खड़ा करेंगी, वो चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे। तो वो अगर अंदर से ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ये इंट्रोस्पेक्शन हो, वो बिल्कुल क्लीन इमेज वाले किसी कैंडिडेट को लाएं, तो मुश्किल है। चुनाव आयोग को एक कदम आगे बढ़ के कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो निष्पक्ष दिखे। तो ये एक लंबी डिबेट है। चुनाव आयोग जिसकी पूरे वर्ल्ड में एक धाक है, उससे और क्रेडिबल दिखने के लिए क्रेडिबल दिखना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सुकेश जी पूरा का पूरा फोकस हमने देखा महिला वोटरों पर रहा, क्योंकि फैक्ट्स भी बता रहे हैं कि महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है। नए वोटर जो जुड़े हैं उसमें महिला ज़्यादा हैं, 48.1% महिला वोटर मध्य प्रदेश में लगभग आधी हो गई हैं। और छत्तीसगढ़ में तमाम योजनाएं, मध्य प्रदेश के तमाम योजना महिलाओं को फोकस करके की गई हैं। महिला वोटर्स जब वोट करती हैं तो उनकी क्या मनोधारणा होती है? क्योंकि आप पॉलिटिक्स को समझते हैं, और बीजेपी और कांग्रेस इनमें से किस तरह से इसे भुना पाने में क्या सक्षम रही हैं? क्योंकि जिस तरह से तमाम योजनाएं वुमेन सेंट्रिक रही हैं, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, वो पुराना ज़माना हो गया जिस समय घर के मर्द ये तय करते थे कि महिलाएं वोट कहाँ करेंगी या नहीं करेंगी, उनका वोट उनके जाए बिना डल जाएगा। ये पुरानी बात हो गई। नई जो एक नई पीढ़ी जो आई है या एक नई चेतना जो आई है, उसने एक तरीके से अंडरलाइन कर दिया है कि आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपने किसी और दल को वोट दिया हो, पुरुष ने उस घर के, लेकिन महिला अपने चॉइस से वोट डालती है। और ये एक बहुत बड़ी चेतना आई है हमारे अंदर, हमारे समाज में, और ये एक बड़ा क्या कहते हैं वेलकम स्टेप है। महिलाओं में अलग अलग पार्टियों की तो एक उन्होंने
जगह बनाई है महिलाओं के अंदर, लेकिन जो नेता हैं उन्होंने खास तौर पे, चाहे वो नरेंद्र मोदी देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपनी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई महिलाओं की। आप अलग अलग जगह देखेंगे, शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं और लड़कियों के बीच एक अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई है। तो कुल मिलाकर वो एक समाज का ही उत्थान नहीं कर रहे थे, वो अपने लिए एक वोट बैंक भी बना रहे थे। और अभी तक ऐसा कहा जाता है कि जो हाल की योजनाएं हैं जिसमें सीधे महिलाओं के अकाउंट में पैसा जा रहा है, जिसमें सीधे लड़कियों को कुछ फायदा हो रहा है, तो ऐसे में वो न सिर्फ उनको फायदा पहुंचाता है बल्कि राजनीतिक दल को उसका पॉलिटिकल डिविडेंड मिलता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा, और इसीलिए जो गारंटी अलग अलग राज्यों में कांग्रेस दे रही है वो महिला सेंट्रिक दे रही है। वो गैस के दामों में राजस्थान का आप घोषणा पत्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश की गारंटी देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में हाँ भूपेश बघेल ने अभी महिलाओं के लिए गैस और उन क्षेत्रों में नहीं किया है जिससे उनको सस्ता मिल सके, लेकिन कई योजनाएं उनकी ऐसी हैं जो महिलाओं के खाते में सीधे पैसे डालती हैं। तो ऐसे में महिला एक बड़े वोटर वर्ग के तौर पे सामने है और एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट के साथ वो वोट करने लगी है। इसलिए इस वोट एक बड़ा वर्ग है, और हाल फिलहाल के अगर दिनों में देखें, आप सालों में देखें, तो उनकी वोटिंग परसेंटेज भी बड़ी है। वो महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वोट दे रही हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। और बीजेपी को एक डिसाइसिव एज इसलिए मिल जाता है इसमें क्योंकि उनको एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री का एक बड़ा समर्थन महिलाओं के बीच में है, और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह प्राइम मिनिस्टर बहुत यूजफुल हो सकते हैं जहां तक महिला वोटरों का सवाल है। और एक और हमने ट्रेंड देखा था कि जिस तरह से एक बाबा पॉलिटिक्स चल रही थी पूरे दोनों प्रदेशों में, बाबाओं को लेकर के, सनातन को लेकर के लाखों की भीड़ उसमें जा रही थी, और जितनी पीएम मोदी की या राहुल गांधी की सभा में भीड़ नहीं जुट रही, उससे ज़्यादा उन बाबाओं की प्रवचनों में भीड़ जुट रही है। उसमें ज़्यादातर 80-70% वहाँ पर महिलाएं आ रही हैं। तो क्या ये जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया गया है बड़े बड़े राजनेताओं के द्वारा, ये कोई आपको लगता है फ़ायदा देता नजर आए? खासतौर पर मध्य प्रदेश में है अभिलाष, और आज से नहीं है। आप मध्य प्रदेश की राजनीति को समझते हैं। मुझे लगता है ये काफ़ी दिनों से ये पॉलिटिक्स है। हाल के दिनों में इसमें वृद्धि आई है जिसमें नए नए प्लेयर्स आ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वोटिंग परसेंटेज को कितना प्रभावित करते हैं, वो वोटिंग पैटर्न को कितना प्रभावित करते हैं, जितने लोग उनको सुनने जाते हैं या जो नेता उनके कदमों में गिरे रहते हैं, क्या उनके लिए वोट मांगने पे लोग उनको वोट करते हैं क्या? मुझे इसमें डाउट लगता है। लेकिन पिछले कुछ समय में ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर की तरह एक नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब रहे हैं कि वो एक ऐसे दे आर ए फोर्स टू रेकन विथ, ऐसा उन्होंने कर दिया है। ये मुझे लगता है कि पहली दफ़ा ऐसा होगा जब साफ साफ पता लगेगा कि बाबा जो है वो सही में कोई डिसाइसिव रोल प्ले कर पाते हैं क्या। अभी तक जो जिन बाबाओं की चर्चा होती थी वो दरअसल बाबा नहीं थे। जैसे शंकराचार्य थे, उनकी दिग्विजय सिंह से काफ़ी नज़दीकी थी, कांग्रेस से काफ़ी नज़दीकी थी, स्वरूपानंद सरस्वती की, अब वो नहीं रहे। तो वो शंकराचार्य थे, वो माने हुए विद्वान शंकराचार्य के तौर पे उनकी एक प्रसिद्धि थी। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जो बाबा आपकी माथे की रेखा देखकर बता देते हैं कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं और कितने दिन तक इस पीड़ा में रहेंगे, मुझे लगता है कि वैसे लोग क्या वोट को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि नहीं, इस चुनाव में थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ओवर टू यू शुभम। जी बिल्कुल अभिलाष जी, चूंकि साफ तौर पर जिस तरह से अभी जिक्र कर रहे थे सुकेश जी की बाबाओं के